प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी विभाग में आप लोगों का जनार्दन चौधरी के तरफ से हार्दिक स्वागत है। अभी आप प्रगीत और समाज पाठ का दूसरा व्याख्यान सुनेंगे। प्रगीत और समाज पाठ दिगंत भाग 2 नामक पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पाठ है, जिसके लेखक का नाम नामवर सिंह, जो बहुत बड़े हिंदी के आलोचक माने गए। तो अभी हम प्रगीत और समाज पाठ का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं, अर्थात तो दूसरा व्याख्यान आरंभ कर रहे हैं। इस व्याख्यान में आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है और फिर विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर है। यह मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर आधारित व्याख्यान होगा। पहले व्याख्यान में आपने सारांश, सप्रसंग व्याख्या, लेखक परिचय इत्यादि को सुना होगा। अभी आप इस पर बात करें तो हम शुरू कर रहे हैं। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक का नाम हुआ नामवर सिंह। अब हम बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। प्रगीत और समाज गद्य की कौन सी विधा है? आप देख रहे हैं ऑप्शन में कहानी, निबंध, जीवनी, डायरी। तो यह प्रगीत और समाज निबंध है, अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा। प्रगीत और समाज किस प्रकार का निबंध है? निबंध में भी आपने पहले तो जान लिया कि प्रगीत और समाज गद्य की कौन सी विधा है, तो उसमें आपने जाना कि निबंध। अब निबंध में जानना है कि यह निबंध किस प्रकार का निबंध है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है आलोचनात्मक, वर्णनात्मक, ललित और इतिवृत्तात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा आलोचनात्मक निबंध है यह, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। अब आप देख रहे हैं नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था, अर्थात बी इसका सही उत्तर होगा। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? आपको अभी तुरंत बताया गया है। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम नामवर सिंह। आप यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट, मलयज, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह, अर्थात सी। प्रगीत किसे कहा जाता है? आप देख रहे हैं ऑप्शन गीति काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो प्रगीत गीति काव्य है। आपको ये जान लेना है कि गीत में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, विशेष किस्म के गीत। यह गीतात्मक है, जिसको अंग्रेजी में लिरिक भी कहा जाता है। तो यह गीति काव्य है। यह काव्य तो है लेकिन गीतात्मक है। गीतात्मक काव्य को गीति काव्य कहा जाता है और इसी का एक रूप है प्रगीत। तो प्रगीत किसे कहा जाता है? तो गीति काव्य, अर्थात ए होगा इसका उत्तर। आलोचना पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदी की एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका, हिंदी साहित्य यानी साहित्यिक पत्रिका आलोचना, उसका संपादन किसने किया? आप देख रहे हैं कि चारों बड़े विद्वान का ही नाम है। नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, विजेंद्र स्नातक, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। नामवर सिंह ने आलोचना नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। बड़ी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की पत्रिका मानी जाती है, वह साहित्यिक पत्रिका। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह को आप किताब देख रहे हैं, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियां, वाद विवाद, संवाद, ये सारी रचनाएं नामवर सिंह की ही हैं।
इसमें खोजना है कि किस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसका उत्तर होगा कविता के नए प्रतिमान अर्थात बी। कविता के नए प्रतिमान पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम क्या है? राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम निराला। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहां देख रहे हैं प्रसाद लिखा हुआ। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत। महादेवी वर्मा तो आप जानते ही हैं। तो राम की शक्ति पूजा के कवि का नाम निराला होगा अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसमें उन्होंने व्यापक रूप में राम की शक्ति पूजा के वर्णन के माध्यम से सामाजिक स्वरूप को, तत्कालीन सामाजिक स्वरूप को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यह लंबी कविता है। आगे है प्रलय की छाया के कवि का नाम क्या है? प्रलय की छाया के कवि का नाम प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद है। प्रलय की छाया के कवि का नाम प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद अर्थात ए होगा इसका सही उत्तर। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी के रचनाकार का नाम भी प्रसाद ही है अर्थात जयशंकर प्रसाद ही है। कामायनी महाकाव्य है, बड़ी महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय महाकाव्य है। सिर्फ यह छायावाद काल की रचना नहीं बल्कि हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। और फिर सिर्फ हिंदी साहित्य की ही श्रेष्ठ रचना नहीं, विश्व स्तरीय जितने सारे महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों में एक नाम कामायनी का भी आता है। रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? जिस प्रकार नामवर सिंह बड़े आलोचक हुए, उसी तरह रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी इत्यादि भी बड़े आलोचक माने जाते हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के काव्य सिद्धांत को मानते थे अर्थात रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? आप ऑप्शन में देख रहे हैं मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य, शोक काव्य अर्थात उनके जो काव्य सिद्धांत थे उसका आदर्श इसमें से कौन था? तो रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श प्रबंध काव्य था अर्थात बी होगा। आगे विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम तुलसीदास। आप जानते हैं कि तुलसीदास ने सबसे महत्वपूर्ण रचना प्रबंध काव्य में रामचरितमानस और फिर मुक्तक काव्य के रूप में विनय पत्रिका, कविता वली इत्यादि को लिखा। तो आप इसमें देखेंगे विनय पत्रिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुलसी अर्थात तुलसीदास। सहर्ष स्वीकार है कविता के कवि का नाम क्या है? सहर्ष स्वीकार है कविता के कवि का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देखें नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर। यहाँ पर मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकार है कविता के कवि का नाम हुआ। नामवर सिंह मुख्यतः किसके शिष्य माने जाते हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय नारायण, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते थे, पढ़ाया भी था उन्होंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये शिष्य हुए। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नामवर सिंह को शमशेर की कौन सी कविता याद आने लगी? 1985 में लिखी हुई कविता, 1941 से की लिखी, 1960 की लिखी, 1965 की लिखी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सही उत्तर होगा 1941 की लिखी हुई कविता शमशेर बहादुर की कविता थी, जिसको नामवर सिंह ने काव्य पाठ में एक बार सुना। तो इसका सही उत्तर होगा बी अर्थात 1941 की लिखी हुई कविता। शमशेर की कविता सुनने के बाद नामवर सिंह को किसकी याद आने लगी? आप देख रहे हैं कि चारों अंग्रेजी के बड़े विद्वान थियोडोर एडोना, हक्सले, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ
तो यहां पर ए होगा। थियोडोर एडोला की याद आने लगी लेखक को। त्रिलोचन ने ज्यादातर क्या लिखा है? वैसे तो त्रिलोचन प्रयोगधर्मी कवि रहे हैं। प्रयोगधर्मी कहने का मतलब प्रयोगवादी नहीं, नए नए काव्य प्रयोग किया, शैली का प्रयोग किया, नया नया हम कुछ न कुछ लिखते रहे। काव्य में के रचना के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे रूपों को आकार प्रकार देने का काम किया। लेकिन त्रिलोचन अधिकतर सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं त्रिलोचन ने ज्यादातर क्या लिखा है? सोनेट लिखा है। सोनेट एक प्रकार का छंद होता है अंग्रेजी का, जान लीजिए 14 पंक्तियों का यह छंद होता है। अंग्रेजी का यह छंद है सोनेट 14 पंक्तियों का। तो त्रिलोचन ने अधिकतर सोनेट लिखने का काम किया। तनगई रीड के कवि का नाम क्या है? आप यहां पर देख रहे हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, अज्ञ। तो तनगई रीड के कवि का नाम नागार्जुन होगा, अर्थात ए होगा। एकांत संगीत किसे कहा गया है? आप ऑप्शन में देख रहे हैं प्रबंध काव्य, प्रगीत, प्रकृति काव्य, शोक काव्य। तो इसमें आप उत्तर देखेंगे एकांत संगीत प्रगीत को कहा गया है। एकांत संगीत प्रगीत को कहा गया है। कविता पर किसका दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है? यहां पर आप देख रहे हैं व्यक्ति, समाज, प्रकृति और विज्ञान। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा बी। उस जनपद का कवि हूं काव्य संग्रह के कवि का नाम क्या है? आप ऑप्शन में देख रहे हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, पंत। तो इसका उत्तर होगा त्रिलोचन। उस जनपद का कवि हूं कविता संग्रह है जिसके कवि का नाम त्रिलोचन, अर्थात बी होगा। मैथिली शरणगुप्त कैसे कवि हुए? यहां पर ऑप्शन आप देख रहे हैं जन कवि, राष्ट्र कवि, लोक कवि, प्रकृति कवि। तो मैथिली शरणगुप्त राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। अकेले कंठ की पुकार किसे कहा गया है? तो अकेले कंठ की पुकार प्रगीत को कहा गया है। प्रगीत के विषय में आपने जान ही लिया कि प्रगीत आत्मपरक रचना होती है। तो अकेले कंठ की पुकार प्रगीत को कहा गया है। तो ये सही हो जाएगा इसका। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक का नाम क्या है? एक साहित्यिक की डायरी के लेखक का नाम मुक्तिबोध है, अर्थ बी सही होगा। प्रगीत और समाज पाठ कहाँ से उद्धृत है? तो प्रगीत और समाज पाठ आप देख रहे हैं वाद विवाद संवाद नामक निबंध संग्रह से उद्धृत है। इस तरह आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को जान लिया। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट दे दिया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर यानी विषय निष्ठ। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्यादर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंधात्मक थे। वे प्रबंध काव्य को अधिक प्रश्रय देते थे। उनका मानना था कि प्रबंध काव्य में काव्य अपनी पूर्णता के साथ व्यक्त हो पाता है। काव्य अपनी पूर्णता के साथ व्यक्त होने का मतलब समाज अपनी पूर्णता के साथ व्यक्त हो पाता है। इसी को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आचार्य शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंधात्मक थे। प्रबंध काव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। उसमें घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। प्रसंगानुकूल उदात्त भावों को समेटा जाता है। प्रबंध काव्य में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथ्यों को उद्घाटित किया जाता है। देश प्रेम, जातीय भावना, धर्म प्रेम आदि को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार जीवन के यथार्थ पक्षों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सूर का सूर सागर मुक्तक काव्य होने के कारण शुक्ल के आदर्श से अलग हो गया। वैसे उसमें भी मुक्तक काव्य होने के बाद भी महाकाव्यात्मकता है, प्रबंधात्मकता है।
उसमें भी देश समाज का चित्रण हुआ है। यूरोप में कला के लिए का आंदोलन चला, इस कारण वहाँ प्रगीत का बड़ी तेजी से चलन हुआ। लोग यह मानने लगे कि लंबी कविता पढ़ने में अधिक समय लगता है। आज लोगों के सामने समय की तंगी रहती है, ऐसी कविताओं में जीवन की विविधता का अभाव रहता है। शुक्ल जी प्रसाद जी की कविता शेर सिंह का सत समर्पण, निराला की राम की शक्ति पूजा पर अधिक संतोष व्यक्त करते थे। ये लंबी कविता है। इस तरह आपने क्या जान लिया कि शुक्ल जी के काव्य आदर्श प्रबंधात्मक थे। वे प्रबंध काव्य को अधिक तरजीह देते थे। जहाँ कहीं भी प्रबंधात्मकता है वहाँ पर वे अधिक रुचि लेते थे। मुक्तक काव्य में भी जो लंबी मुक्तक कविता है उसको वे तरजीह देते थे। जैसे राम की शक्ति पूजा, प्रलय की छाया, शेर सिंह का सत समर्पण, ये सब जो छायावादी रचनाएं हैं ये सब है तो प्रगीत, लेकिन लंबी रचना होने के कारण शुक्ल जी के लिए वो रचना प्रशंसनीय बन गई, उसको अधिक तरजीह देने लगे। इस तरह हमने जान लिया कि शुक्ल जी के काव्य आदर्श प्रबंधात्मक थे। अब आगे है कला के लिए सिद्धांत क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट। आप जानते हैं कि कला का दो रूप है, कला जीवन के लिए और एक रूप है कला के लिए। जीवन के लिए का मतलब होता है कि कला का उपयोग हम इस रूप में करें जिससे कि जीवन सुधर जाए, और एक रूप होता है कला में हम सिर्फ आनंद लें, मनोरंजन ही लें। मनोरंजन की बात कला के लिए है, और कला जीवन के लिए में जीवन की समस्याओं को उद्घाटित किया जाता है। जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ कला जीवन पर आधारित है, उसमें जीवन का संपूर्ण चित्र, जीवन समाज की संपूर्ण समस्याएं उभर कर सामने आए। बहुत सारी ऐसी भी रचनाएं हैं जिसमें कला के लिए है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न है कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो आप कहेंगे विश्व स्तर पर यह एक काव्य रूप है। विश्व स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में कला के लिए एवं कला जीवन के लिए सिद्धांत का चलन है। कला के संदर्भ में दो बातें आती है, कला जीवन के लिए, कला के लिए। इसमें कला को सिर्फ मनोरंजनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कला के लिए में कला को अर्थात काव्य को सिर्फ मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें शास्त्रीय बातों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे रीतिकालीन काव्य इसका उदाहरण माना जा सकता है। रीतिकालीन काव्य में सारी कविताएं मनोरंजन के लिए की गई, उसमें जीवन का समावेश नहीं है। वो रीतिकालीन कविता चाहे बिहारी लाल की हो, देव की हो, पद्माकर की हो, घनानंद की हो, उसमें जीवन की समस्याओं का चित्रण कम है, मनोरंजन की बात अधिक है। आगे हम शुरू करते हैं। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है, तो इसका उत्तर होगा सामान्यतः नितांत वैयक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को प्रगीत कहते हैं। इसे गीति काव्य भी कहा जा सकता है। एकांत संगीत या अकेले कंठ की पुकार के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसके विषय में सामान्य धारणा रही है कि इसमें सामाजिकता नहीं होती है, लेकिन गहराई से देखने के बाद, पड़ताल करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद इसमें भी बहुत अधिक सामाजिकता होती है। अब आगे है वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। इसको आप देखें, जीवन के यथार्थ के संपर्क में रची गई लंबी कथात्मक कविताओं को प्राय वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताएं कहते हैं। इसमें जीवन की समस्याओं का बिल्कुल यथार्थ रूप में चित्रण किया जाता है। इसमें नाटकीयता आदि का दृश्य योजना, कथात्मकता, सामाजिकता आदि का समायोजन
किया जाता है, इसमें चिंतन की गहराई होती है। मुक्तिबोध की कविताओं में इसका रूप देखा जा सकता है। ब्रह्म राक्षस या फिर अंधेरे में कविता इसका सुंदरतम उदाहरण है। इसमें जटिल से जटिल बिंबों का प्रयोग कर दिया गया है। आगे है, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, स्पष्ट करें। हिंदी कविता के 1000 वर्षों के इतिहास में आप जानते हैं कि हिंदी कविता अर्थात हिंदी साहित्य का विकास 10वीं शताब्दी में और ये 20वीं शताब्दी, तो फिर 1000 वर्षों का ही इतिहास हुआ। तो इसी को यहाँ पर स्पष्ट किया है। हिंदी कविता के 1000 वर्षों के इतिहास में प्रगीत की परंपरा आदि काल से ही रही है। क्यों? हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक काल आदिकाल कहलाता है, 10वीं शताब्दी का है। उस काल से ही प्रगीत की परंपरा दिखाई पड़ती है। हिंदी के पहले कवि विद्यापति की पदावली पूर्णतः प्रगीत ही है। भक्ति काव्य में प्रबंध काव्य से अधिक प्रगीत काव्य मुखर रहा है। सूर, मीरा, कवि रैदास आदि के साथ बड़े प्रबंध कवि तुलसीदास भी प्रगीतकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आप जानते हैं कि एक तरफ रामचरितमानस जैसा महाकाव्य या प्रबंध काव्य तुलसीदास ने लिखा, तो फिर कवितावली और विनय पत्रिका जैसी प्रगीतात्मक रचना भी, मुक्तक रचना भी तुलसीदास ने ही लिखा, अर्थात दोनों के बड़े कवि हुए। रामचरितमानस के समान ही उनकी विनय पत्रिका भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक काव्य में प्रगीत अपने नए तेवर के साथ उभरा है। राष्ट्रकवि मैथिली सेनगुप्त, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत मतलब सुमित्रानंद पंत, त्रिलोचन मतलब त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, मुक्तिबोध, सबों ने अपने अपने ढंग से प्रगीतों को परिष्कृत करने का काम किया है। समय के साथ साथ इसके मानदंडों में भी बदलाव आया। इस प्रकार प्रबंध काव्य का मूल प्रगीत काव्य रहा है। प्रबंध काव्य बाद में बनना शुरू हुआ, प्रगीत तो पहले ही शुरू हो गया। गीत मनुष्य की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, वह तो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, अपने आप निकलने वाली चीज है, अनायास निकल जाती है। गीतात्मक आदिम काल की यह अभिव्यक्ति है। धीरे धीरे ज्ञान के विकास के साथ साथ काव्य शैलियों, कला के विविध रूपों का विकास हुआ और उसमें प्रबंध काव्य इत्यादि का विकास हो गया। अब आगे है, पठित पाठ के आधार पर मुक्तिबोध के प्रगीतों की विशेषताओं का वर्णन करें। आप जानते हैं कि आधुनिक दौर के बड़े सशक्त रचनाकार मुक्तिबोध माने जाते हैं। प्रयोगवादी काल के बड़े ही सशक्त रचनाकार माने जाते हैं मुक्तिबोध। प्रयोगवादी तार सप्तक कवि मुक्तिबोध वास्तव में अंतर गुहा और जटिल बिंबों के कवि रहे हैं। उनकी रचना चांद का मुंह टेढ़ा या फिर ब्रह्म राक्षस या अंधेरे में, इन सारी रचनाओं में आप देखेंगे तो एक से एक जटिल बिंब अंतर गुहा का सैर ये करा देते हैं, यानी बड़े जटिल कवि माने। उनकी रचनाओं में व्यक्तिकता के साथ वस्तु परक नाटकीयता दिखाई पड़ती है। उन्होंने लंबी और छोटी दोनों प्रकार की रचनाएं की है, अर्थात दोनों प्रकार के प्रगीत लिखे हैं। वे रचना विन्यास में पूर्णतः प्रयोग धर्मी दिखाई पड़ते हैं। ब्रह्म राक्षस या अंधेरे में जैसी लंबी कविता के साथ सहज स्वीकारा और मैं तुम लोगों से दूर हूं कविता में उन्होंने प्रगीत शैली का उत्कर्ष देखा जा सकता है। आत्मपरकता इनकी कविता की सीमा नहीं, शक्ति है। यह उनकी कविताओं को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस तरह आपने मुक्तिबोध की कविताओं की शैली को देखा। मुक्तिबोध मूल तौर पर प्रगीत के कवि रहे और फिर उनके प्रगीतों में समाज पूर्णतः उभर कर आया है और फिर उनके प्रगीतों में एक नाटकीयता दिखाई पड़ती है।
उनके प्रगीतों में जटिल बिंबों का प्रयोग हुआ है, उनके प्रगीतों में गहन गुफा का सैर दिखाई पड़ता है, उनके प्रगीतों में वस्तु परक शैली दिखाई पड़ती है। तो ये सारी विशेषताएं मुक्तिबोध की कविताओं की विशेषता है। अब हम त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताओं का वर्णन देखेंगे। तो यहाँ आप देखें, त्रिलोचन और नागार्जुन संयोग से दोनों ही प्रगतिवादी कवि रहे हैं। जहाँ मुक्तिबोध प्रयोगवादी कवि रहे हैं, वहाँ त्रिलोचन और नागार्जुन दोनों ही प्रगतिवादी कहे हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में प्रगतिवाद भी एक काल रहा है, जो छायावाद काल के साथ रहा है, छायावाद काल के बाद रहा है, साथ नहीं, छायावाद काल के बाद का काल प्रगतिवाद काल हुआ। उस काल के बड़े महत्वपूर्ण कवि ये सब माने गए हैं। प्रगीत कवियों में त्रिलोचन और नागार्जुन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी कविताओं में सामाजिकता अपने उत्कर्ष पर दिखाई पड़ती है। दोनों ने आत्मपरक कविताओं में भी सामाजिक यथार्थ को बड़े तेवर के साथ प्रस्तुत किया है। त्रिलोचन का प्रगीत रूप मैं जनपद का कवि हूँ कविता संग्रह में उभर कर सामने आया है। ये प्रगीत में कितना कुछ समाज को उतारते हैं, इसका सुंदरतम नमूना है जनपद का मैं जनपद का कवि हूँ कविता संग्रह में उभर कर सामने आया है। नागार्जुन की प्रगीतात्मकता का रूप देख सकते हैं, उनकी रचना तन गई रीढ़ कविता में देखी जा सकती है। इस प्रकार दोनों की कविताओं में समाज की समस्याएं प्रमुखता से उभर कर सामने आए हुए आत्मपरक लिखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सुख दुख तक अपने आप को बांध कर नहीं रखते हैं, बल्कि समाज का रूप उसमें उतार देते हैं। इस तरह आपने इस पूरे पाठ को देख लिया। अब आपका दूसरा व्याख्यान समाप्त हो रहा है प्रगीत और समाज का। पाठ सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में। धन्यवाद।